नमस्कार। प्रोग्राम आज की विशेष बात में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। कश्मीर के अंदर जिस तरह हमारी सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस आतंकवादियों का सफाया कर रही है, उससे तो यही पता चलता है कि आतंकवादियों में कितनी निराशा पैदा हो गई है। हालांकि इनमें से एक कम उम्र का भी एक आतंकवादी मारा गया, उसको लेकर काफ़ी चर्चा चली कि आखिर उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उसकी मौत की जिम्मेदारी लेने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि उसको आतंकवादी बनाने में किनका हाथ है, वो कौन है, वो कैसे आतंकवादी बना, क्या रीज़न है आतंकवाद बनने के लिए। आइए इस बारे हम चर्चा करते हैं हमारे रक्षा विशेषज्ञ कर्नल वीरेंद्र शाही से। कर्नल साहब, आपका पीबी न्यूज़ लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल साहब, जैसा कि आपने देखा होगा और सुना भी होगा, कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं। पिछले दिनों इन आतंकवादियों के बीच में एक 12 साल का आतंकवादी लड़का भी मारा गया। उसको लेके काफ़ी चर्चा रही कि आखिर उसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन प्रश्न ये है कि उसको आतंकवादी बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। जी आदर्श जी, ये अच्छा प्रश्न है कि आतंकवादी ये बच्चे जिनकी अब आतंक का समय पूरा हो गया और वो अपने सही अंजाम पर जहन्नुम जा रहे हैं, कश्मीरी बच्चे हैं, भारतीय बच्चे हैं, इनकी मौत पर हमें दुख भी है। पर आखिर ये आतंकी रास्ता क्यों लेते हैं? क्या कारण थे जो इन्होंने अपने स्कूल छोड़े, कॉलेज छोड़े, कुछ ने अपने शायद बनते हुए या बन चुके कैरियर छोड़े और एक डेफिनेटली मौत की तरफ जाने का रास्ता चुना। आम तौर पर जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये अनएम्प्लॉयड थे जी, ये फ्रस्ट्रेटेड थे, एजिटेटेड थे। मैंने इसको काफ़ी निकट से, गहराई से जांचने की कोशिश की है और सौभाग्य से मुझे बड़ी बुनियाद शुरू जब हुई थी आतंक की, तब से लेकर और मौजूदा हालत तक काफ़ी करीब से इसको देखने का मौका मिला। इस सब को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा, न कि उन इमोशनल प्रोपेगेंडा की बयानबाजी और जुमलेबाजी कि जी एंटागनाइज थे और क्या था। मेरे ख़्याल में जहाँ तक बेरोज़गारी का सवाल है, जम्मू खिते की बेरोज़गारी की परसेंटेज ज़्यादा है। देश में बहुत से ऐसे भाग हैं जहाँ के बेरोज़गारी कश्मीर वैली ख़ास तौर के कंपैरिजन में ज़्यादा है। कितने नौजवान बिहार से, उड़ीसा से लेबर करने कश्मीर में आते हैं, आतंकी नहीं बनते। पूरे देश के लोग यहाँ पर आकर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। कितने कारपेंटर्स देखिए आप, पंजाब से आते हैं। कितने बिजनेस हाउसेस में काम करने वाले कारीगर या कामगार, ये सब दूसरे राज्यों से आ जाते हैं। और भारत में भी देखा जाए तो कश्मीरी बच्चे जाते हैं, जगह जगह काम करते हैं, नौकरी मिलती है, कुछ लोग बहुत अच्छे अच्छे पौधों पर हैं। तो बेरोज़गारी उसका कारण नहीं है। इसको जब मैंने गहराई में सोचा कि हमारे बच्चे ख़राब होने क्यों शुरू हुए और कैसे इनकी दहशतगर्दी की ओर जो झुकाव होता गया, बढ़ता गया और उस हद पर आ गया कि जब उनके माँ बाप बुला रहे हैं सरेंडर कर दो, बच्चा मर जाएगा, जो एनकाउंटर में सामने हथियार लेकर आपके सामने है कि हम आपको शूट कर देंगे, बच्चे मौका दे रहे हैं, आप हथियार डाल दो, आपको हम दोबारा ज़िंदगी शुरू करने का मौका देंगे, आ जाओ। पर वो हथियार डालना नहीं चाहता, वो मौत को पसंद करता है। इस सब की इतिहास देखा जाए तो जैसे देश आज़ाद हुआ 47 में, JNK का विलय हुआ भारत के साथ, जो डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन है वो पूरे 462 स्टेट्स ने बिल्कुल एक जैसा साइन किया था, कोई अंतर नहीं था। खराबी उसके बाद शुरू हुई। एक ख़ास नेक्सस के तहत पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच
सरदार पटेल की खिलाफत के बाद, डॉक्टर अंबेडकर की खिलाफत के बाद, कैबिनेट के कुछ और मंत्रियों के खिलाफत के बाद एक बैकडोर से गैर कानूनी तौर पर आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन में दाखिल किया गया और उस समय से कश्मीर में एक मुहिम चलाई गई कि हम स्पेशल स्टेटस वाले लोग हैं, बाकी देश से अलग हैं, हम बाकी देशों से एक ख़ास चीज़ है, हमारा स्पेशल स्टेटस है। ये बात हवा लेती गई और अब तीसरी जनरेशन आ गई है, इनके दिल में बैठ गया कि हम तो मामूली हिंदुस्तानी नहीं हैं, हम एक ख़ास लोग हैं, हमारे साथ ख़ास बर्ताव किया जाना चाहिए। और लिमिटलेस पैसा, अथाह पैसा सेंटर से आता गया, किस तरह खर्च होता गया, कहाँ गया और किस तरह उसका गलत इस्तेमाल हुआ, मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बात सीमित रखूंगा बच्चों पर। तो इन बच्चों को ये तीसरी जनरेशन है, ये बताते बताते कि आप ख़ास लोग हैं, आप एक स्पेशल लोग हैं। एक जनरेशन आई जब वो पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप पर देश के दूसरे हिस्सों में जाते थे, वहाँ जाकर अपने वो स्पेशल स्टेटस के लिए सेट नहीं हो पाते थे कि आज जुमा है जी, आज हम छुट्टी करेंगे। अरे बाकी पूरा कॉलेज आपका अगर संडे को छुट्टी कर रहा है, आप जुम्मे को क्यों करेंगे? और ऐसी स्टेट्स में जहाँ काफ़ी मॉडर्न पॉपुलेशन था, बात ये जाति प्रथा की नहीं है। अगर अलीगढ़ के मुस्लिम बच्चे संडे को छुट्टी कर सकते हैं, अगर कानपुर के बच्चे मुस्लिम बच्चे या किसी भी और स्टेट के मुस्लिम बच्चे उसी मीनू पर खाना खा सकते हैं, आपको एक ख़ास डिश क्यों चाहिए? पर हमारा स्पेशल स्टेटस है। इन चीज़ों को लेकर कई बार हॉस्टल में कहा सुनी हुई बच्चों की, कुछ रफिंग आउट भी हुई, कुछ मारपीट भी हुई और फटाफट JNK के कश्मीरी के ये कश्मीरियों के साथ गलत सलूक किया जा रहा है, हमारा तो स्पेशल स्टेटस है। अरे पूरा देश हमारी क्रिकेट टीम की जीत की खुशी मना रहा है, एक एक छक्के के ऊपर तालियां बजा रहा है, आप पाकिस्तान की टीम को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? हमारे खिलाड़ी मुसलमान हैं, कितने अच्छे अच्छे मॉडर्न प्लेयर्स भारतीय क्रिकेट टीम में खेलते रहे हैं, पर आप पाकिस्तान वाले खिलाड़ी की तारीफ करेंगे। बात जाति प्रथा की नहीं थी। आप इंडियन टीम के मुसलमान की तारीफ नहीं करना चाहते, उसको बढ़ावा नहीं देना चाहते, आप पाकिस्तानी टीम का बढ़ावा देंगे। तो इस तरह का कुछ मोटिवेशन इनको बचपन से मिलता गया। ये अपने आप को देश से अलग स्पेशल मानते रहे और ये जो स्पेशल मानना था, ये अंत में एक साइकोलॉजी में तब्दील हो गया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो एक इलेक्शन में एक ऐसा मुकाम आ गया जबकि एक लीडिंग पार्टी ने, लोकल लीडिंग पार्टी ने एक इलेक्शन को बेईमानी किया, गलत वोट डलवाए, कैप्चर बूथ की कैप्चरिंग की और इलेक्शन का जो जेन्युइन रिज़ल्ट आना था उसके बरखिलाफ अपनी जीत की। सेंट्रल की एक पार्टी ने उनकी मदद की और उस सेंट्रल की पार्टी और इस स्टेट की पार्टी ने मिलकर टीम बना ली। एक मौका मिल गया पाकिस्तान को बढ़ावा देने का, कुछ उन लोगों को जो कि पहले ही अलगाववादी साइकोलॉजी से जूझ रहे थे, अपने आप को स्पेशल स्टेटस का बंदा समझ रहे थे। कर्नल साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन क्या जिस तरह से पाकिस्तान नशे की खेप भारत में भेज रहा है, तो क्या इन लड़कों को वो नशेड़ी बना रहा है, नशे की आदत डाल रहा है? उसी नशे की आदत के चलते इनसे ये सब काम करवा रहा है, वो शायद वो ना करना चाहते हो। आदर्श जी, एक बात मैं यहाँ और बताना चाहूँगा कि ये दहशतगर्दी की तरफ जब एक बार कदम ले लेते थे, तो ये जो तंजीम थी दहशतगर्दियों की, लश्कर तौबा, हिज़्बुल मुजाहिदीन और अलग अलग वो बार बार नाम बदली करते गए, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, इन लोगों ने जाल बना लिया था। और दहशतगर्दी के साथ साथ जो ड्रग्स की पेडलिंग अक्रॉस दी बॉर्डर होती थी, मशीयात के इन लोग बच्चों को आदत डाल दी जाती थी।
और जब एक बार नशे की आदत पड़ जाए बच्चे को, तो वो फिर मजबूर हो जाता है उस नशे की, जब वो उसके विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, उसको और नशे की ज़रूरत होती है, उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरता है। ऐसी मजबूरी में इनसे पहले एक छोटे क्राइम कराए जाते, पत्थर मारने के, ग्रेनेड फेंकने के, और फिर उनको आर्म ट्रेनिंग देकर उनसे एक आध कत्ल करवा दिया, और उसके बाद वो एक ऐसे शिकंजे में फंस जाता है कि वो चाहते हुए भी दहशतगर्दी छोड़ नहीं सकता। उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि जा तो सही तू छोड़ के, तेरे 4 कत्ल हैं, तुझे फांसी तो हम वैसे भी लगवा देंगे। या उनको थ्रेट किया जाता है कि तू वापस गया, तेरे घर के बाकी सारे लोगों को हम बर्बाद कर देंगे, तेरे बाप को कत्ल कर देंगे, माँ को कत्ल कर देंगे, भाइयों को मार देंगे, बच्चों को मार देंगे। तो इस तरह के थ्रेट्स में भी ये कुछ बच्चे जो मासूमियत से एक बार एक गलत कदम उठा लेते थे, फिर वहाँ से इनका निकलना मुश्किल हो जाता था। और यही वो बच्चे हैं जो कि फ्रस्ट्रेट होकर फिदाइन का जो जामा पहन लेते थे और अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते थे। और कभी कभी उसके पीछे लालच भी था कि मरना तो तूने अब है, इस तरह मर, एक तो तेरे को वहाँ पर वो 84 हूर जो हैं जन्नत में मिल जाएंगी, और यहाँ तेरे घर परिवार को हम जन्नत बना देंगे, 5 लाख रुपए दे देंगे, 10 लाख रुपए दे देंगे। इस तरह के बहाने देकर भी उनका इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो ये चीज़ें थी जिससे कि वो जन्नत के लालच में, मरने के बाद परिवार की अच्छी देखभाल के लालच में, डर में, ब्लैकमेल में न सिर्फ दहशतगर्द बन जाते थे और बने रहते थे जब तक कि आखिरी अंजाम उनको जहन्नुम तक न ले जाए। कर्नल साहब, ऐसा भी हो सकता है कि इन बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा है वो मदरसों से हो रही है। रिलीजियस पर शिक्षा देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। उनमें एंटी नेशनल एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो एंटी नेशनल की शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से आतंकवादी पकड़े गए, बहुत से आतंकवादी मारे गए। उनसे पता चला कि उनकी जो शिक्षा थी, उन्हें जो सब कुछ जो मिला वो मदरसों से मिला। और बहुत से मदरसों पर सरकार ने रेड्स भी की और वहाँ से भी पाया गया कि भारत विरोधी कार्रवाइयाँ उन पर चल रही हैं। जी जी आदर्श, ये एक नज़रिया था। दूसरा नज़रिया था, मैंने इन बच्चों को पढ़ाया मदरसों में, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा बच्चे मदरसों में पढ़े। वहाँ जो मोटिवेशन होता है वो आप सब जानते हैं, सर्वविदित है। एक तो रिलीजियस ट्रेनिंग होती है, खैर रिलीजियस एजुकेशन, कोई भी रिलीजन को मैं बुरा नहीं मानता, और उसके साथ जो मोटिवेशनल ट्रेनिंग होती थी वो किसी भी तरह एक भारतवासी के लिए मुनासिब नहीं थी। ख़ास तौर पर कम्युनिटीज़ के बरखिलाफ़ जिस तरह उनको बताया जाता था, वो एक मुनासिब किस्म की ट्रेनिंग नहीं थी। पर ऐसा होता रहा, लोकल सरकारें उसको मदद देती रहीं, भारत की सरकार उस पर आंखें बंद करती रही, और 2 पीढ़ियाँ उसी मोटिवेशन से आगे बढ़ गईं। अब आता है सवाल अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा तो नहीं है, पर जो भी है उसके कारण क्या थे। एक तो अगर आप बच्चों को वो एजुकेशन नहीं लेने देंगे जिस एजुकेशन की एम्प्लॉयबिलिटी है। आफ्टर ऑल मदरसे की रिलीजियस ट्रेनिंग की पूरे देश में, इंडस्ट्री में, कॉमर्स में, इंजीनियरिंग में इतनी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। मैनेजमेंट फील्ड में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, बिजनेस मैनेजमेंट में इतनी खपत नहीं हो सकती सिर्फ रिलीजियस ट्रेनिंग पाकर। पर हमने ट्रेन उनको एक ख़ास मोटिवेशन करके और एक ख़ास एंगल से ट्रेन किया, तो वो लोग इन जॉब्स में इतना फिट नहीं हो सके। वो बच्चे जिन्होंने नॉर्मल इंडियन ट्रेनिंग लिया फिट हो गए और बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पर पूरे देश में फैले हुए हैं, विदेशों में फैले हुए हैं। पर इन बच्चों को जिनको कि सिर्फ मदरसा ट्रेनिंग देकर और उसके बाद मोटिवेट किया गया
एक इंडियन एंटी इंडियन इथॉस से इनकी अनएम्प्लॉयमेंट ज़रूर बढ़ी। उसके बाद जैसा मैं अभी जिक्र कर रहा था इलेक्शन का, इलेक्शन में धांधली हुई, मौका मिल गया, इनको मोटिवेशन दिया गया। उसमें भी दो फ़िरके हो गए थे। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कि शायद हथियार डालकर इनिशियली अलग हो गए थे देश के अगेंस्ट हथियार उठाने वालों से। उनके अलग ग्रुप बन गए। आपसे इतिहास में मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। और अब सुनते हैं उनका भी कुछ परेशानी सामने आ रही है, क्योंकि की करतूतें कभी ना कभी लौट कर आती हैं। खैर, अब ये जो मोटिवेशन इनको पत्थर मारने का इनको ट्रेनिंग दिया गया। मुझे याद है मैं सन 85-86 में जा रहा था, तो ये बच्चे आमतौर पर सड़क के किनारे मेरी जीप को इशारा दिया करते थे रुकने का। मैं रुक जाता तो हंसते और टाइम पूछते। कभी कभी ये बच्चे वो लोकल फूल ले आया करते थे। मैं टॉफ़ीज़ रखता था जीप में, इनको टॉफ़ियाँ दे देता, हंसते खेलते चले जाते। एक दिन एक बच्चे के हाथ में मैंने एक कंकर देखा। मैंने कहा ये क्या भाई? कहता है ये बोला तुमको मारने का। मैं कहा मार। अब वो मारे भी नहीं बच्चा। मैं किसने बोला? खैर, मैं नाम में नहीं जाऊंगा। उसने किसी का नाम लिया गांव में, उसने बोला। मैंने कहा उसको ये दे देना और उसको 2 टॉफ़ी दे देना। हफ्ते बाद मुझे ये बच्चा फिर दिखा। मैंने कहा मेरा टॉफ़ी दे दिया था? कहता हाँ। तो कहता उसने बोला 2 पत्थर मार, फिर 4 टॉफ़ी मिलेगा। ये हिंदू है, इसको जितना पत्थर मारेगा इससे उतना टॉफ़ी मिलेगा। तो ये एक मैंने मिसाल इसलिए दी कि इस तरह का मोटिवेशन जो था ये सन 84-85-86 में शुरू हो गया था। बढ़ते बढ़ते वो पत्थरबाजी पर आ गया। अब उनको बढ़ावा क्या मिला कि यहाँ तो मिनिस्ट्री मिल जाएगी, यहाँ तो हमें सॉफ्ट टच भी मिल जाएगा, यहाँ तो हमें हीलिंग टच भी मिल जाएगा। ये सब चीज़ें जो कि इसलिए की जा रही थी कि हम इनको सही रास्ते पर लाएंगे, दरअसल ये उनको एक इनकरेजमेंट मिला कि होना तो कुछ नहीं है हमारे अगेंस्ट। बल्कि यहाँ तक सजेशंस हमारे किसी चीफ मिनिस्टर ने दिए कि ये जो शहीद मौत के घाट टेररिस्ट उतारे जाते हैं, इनको कुछ वजीफ़ा मिलना चाहिए, इनके परिवारों की देखभाल की जानी चाहिए। यहाँ तक मौका आया कि टेररिज्म के थ्रू जो गन छोड़ देगा उसको नौकरी सरकारी दे दी जाएगी। मतलब आप सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मत जाइए, आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मत करिए, एक टेररिज्म का क्वालिफिकेशन है जिससे आपको नौकरी मिल जाएगी। तो इस तरह की पॉलिसीज़ जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की रहीं, और सॉफ्ट टच और हीलिंग टच और रीसेटलमेंट की बात होती रही, इन सब चीज़ों ने बढ़ावा दिया है दहशतगर्दी को। इन सब चीज़ों ने नौजवान जो कि सही मेहनत करके, मेहनत कशी से आगे जाना चाहता था, उसको एक शॉर्टकट नज़र आया मशहूरी पाने का, शोहरत पाने का। फिर आपने उनके जनाज़ों पे 10-10 हज़ार लोगों के जुलूस निकालने शुरू करे। एक क्रिमिनल को आपने हीरो बना दिया। और किसी स्टेट गवर्नमेंट ने और किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़े लंबे अरसे तक इन चीज़ों पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की। वो हीरो बन गए। जब वो हीरो बन गए तो और हीरो बनना चाहते थे, उन्हें गन सैल्यूट दिए जाने लगे। वो वर्दी में जाते हुए सीआरपीएफ के, पुलिस के जवान को धक्का मारते थे, ठोटा मारते थे, और ये सब बर्दाश्त किया जाता था। उनके ऊपर एक्शन लेने वाले फौजियों को एक्शन के नीचे लाया जाता, उनके खिलाफ मुकदमे दायर किए जाते। कुछ जेल में भी गए, कुछ अब ज़मानत पर छूटे हैं, कुछ की माफ़ी बाकी सही तहकीकात होने के बाद अब हुई है। तो ये सब चीज़ें हैं जिन्होंने के न सिर्फ दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया, इन बच्चों को गलत रास्ते पर जाने का मौका दिया, इनको गलत रास्ते पर चलते रहने का मौका दिया, पकड़े जाने के बाद इनको छुड़ाकर फिर रिसाइकल होने का मौका दिया। ये आप गोली मत चलाइए, अच्छा वो छर्रे वाली बंदूकें आ गई, नहीं ये छर्रा मत चलाइए। और फिर यही लीडरान कहते थे कि बंदूक
तो किसी चीज़ का जवाब नहीं है। मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस को बंदूक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, टेररिस्ट की बंदूक जायज़ है। तो इस तरह की ये जो पॉलिसीज़ थी, इन पॉलिसीज़ ने इनको दहशतगर्द न सिर्फ बनाया, इनको दहशतगर्द बने रहने पर प्रोत्साहन दिया, बढ़ावा दिया, इनको पकड़े जाने पर छुड़वाकर फिर दहशतगर्दी में दोबारा धकेला। शायद वो बहुत से बच्चे जो 6 महीने, साल, 5 साल, 3 साल जेल काट कर शायद रिफॉर्मेटरी के थ्रू सही रास्ते पर चले जाते, और उन्हें रिसाइकिल किया गया एमनेस्टी देकर कि आप फिर दहशतगर्दी करो, फिर कोशिश करो, क्योंकि आपके तो वो वहाँ जन्नत में पूरे इंतज़ार करेंगी। कुछ ने अपने आप को ब्लो कर लिया, फिदायन बन गए। तो इस तरह का जो बढ़ावा दिया गया दहशतगर्दी को, इसने एनकरेज किया न सिर्फ नए बच्चों को इस रास्ते में आने के लिए, बल्कि बने रहने के लिए, और उस वक्त तक बने रहने के लिए जब तक कि उनको मौत के घाट नहीं उतारा गया। एक मैं वो भी बात कवर करना चाहूँगा कि ये जो दहशतगर्द बनते गए और रिसाइकिल होते गए और इनको बढ़ावा देते गए, ये आखिर और कुछ काम क्यों नहीं वायली में कर सके। उसके लिए हर हफ्ते, हर 15 दिन, हर महीने में 2 बार 3 बार बंद की कॉल दी जा सकती थी, ताकि शिकारा ना चले, ताकि छोटे रेडी वाले काम ना कर सकें, ताकि हाउस बोट बंद हो जाए, ताकि होटल ढाबों में काम करने वाले छोकरे बेकार हो जाएं, और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये क्रिएट किया गया ताकि इन बच्चों का इस्तेमाल पत्थरबाजी में किया जा सके, ताकि इनको क्रिमिनल रास्ते पर धकेला जा सके, ताकि इनको दहशतगर्द बनाया जा सके। स्टेजेस में पहले नारेबाजी करो, फिर पत्थरबाजी करो, उसके बाद छुटपुट ग्रेनेड फेंकाओ, उसके बाद उनको ट्रेनिंग के लिए पार भेज दो, और ट्रेनिंग को पार भेजने के लिए हुर्रियत से चिट्ठियां दी जाती थी। उनका वीसा पाकिस्तान की जो एम्बेसडर थे वो प्रोसेस करते थे। हाई कमीशन पाकिस्तान का चिट्ठी में लेकर जाते थे हुर्रियत की, और उसके ऊपर उनको फैसिलिटेट करते थे डायरेक्टली जाने के लिए, नेपाल के थ्रू वापस लौटने के लिए, या कुछ चंद और रास्तों से वापस आने के लिए। यहाँ तक कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक स्टेज पर नेपाल के थ्रू इन लोगों को वापस आने में मदद की और रीसेटल कर दिया, और जब वक्त आया वो लोग फिर रिसाइकिल हो गए और फिर खड़े हो गए भारत देश के विरुद्ध हथियार उठाकर युद्ध करने के लिए। तो ये साइकोलॉजी है जिसके पीछे, और ये स्टेजेस हैं जिसके पीछे वो बच्चे जो कि स्कूल में पढ़कर, कॉलेज में पढ़कर, किसी वोकेशनल ट्रेनिंग लेकर इंडस्ट्री में शामिल हो सकते थे, जॉब्स में शामिल हो सकते थे, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कुछ बच्चों ने कितना अच्छा किया है, आगे जा सकते थे, वो दहशतगर्दी की तरफ मुड़ते गए। इन्हीं बच्चों में से सेलेक्ट करके बच्चे जो भारतवर्ष की स्कॉलरशिप थी उन पे बाहर भेजे गए। तो कोई बाद में चंडीगढ़ में टेरर प्लानिंग करता पकड़ा गया, कोई लुधियाने में टेरर प्लानिंग करता पकड़ा गया, और जब यहाँ नेट बंद भी हो गया तो ये पंजाब से नेटवर्क चलाकर भी दहशतगर्दी में किसी न किसी तरह से सहायता देते रहे। तो ये बेरोज़गारी नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये एंटेगनाइज्ड नहीं है, ये बड़े सोचे समझे एक डेलिब्रेट मिशन की तरह जनरेशन बाय जनरेशन, तीसरा जनरेशन। और ये जो बच्चा 12-14 साल का अब 3 दिन 4 दिन पहले मारा गया है, अब ये चौथा जनरेशन है जिसकी तबाही वो लोग कर रहे हैं जिनको शायद सपना है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या कश्मीर होगा आज़ाद,
आज़ाद और हम होंगे उसके बादशाह। ये गलत फहमी, ये फुल हार्डी थॉट्स में, ये जो पागलपन में ये लोग अपनी ज़िंदगियां तबाह कर गए। अच्छे खासे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कसम खाए हुए गिलानी साहब कहाँ हैं आज? क्या अचीव किया उन्होंने? कुछ हज़ार मासूम बच्चों को मरवाकर, कुछ माताओं की गोद सूनी करके, कुछ बेवाओं के शौहरों को मौत के घाट उतरवा कर। क्या चैन से जी पाएंगे या चैन से मर पाएंगे? जी तो नहीं पाए वो चैन से, शायद चैन से मर भी नहीं पाएंगे। और इसी तरह के वो लोग, खा वो सेपरेटिस्ट के रूप में थे, मैं उनको सेपरेटिस्ट लीडर नहीं रिंग लीडर कहता हूँ, या वो मेन स्ट्रीम में रहते हुए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन चीज़ों को हवा देते रहे, या वो मिडवे रहकर मॉडरेट अपने आप को कहते रहे। पर इनको बढ़ावा देने में जो लोग शामिल थे, अगर कहीं उस ऊपर वाले मालिक के पास इंसाफ है तो उनको उनके इस गलत गंदे कारनामों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। पॉलिटिकल पार्टीज पावर में होते हुए सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म को, तो ऐसे ऐसे काम जब होते रहे और फिर उनकी कब्रों पर जा रहे हैं, वहाँ जाकर आंसू बहा रहे हैं, किस लिए? ताकि उनको एहसास दिलाया जाए कि कितना उनकी इज्जत मिलती है टेररिस्ट बनकर, और टेररिस्ट बनकर अपने आप को शहीद कहते हैं। एक ख़ास जगह बनाई गई है उनकी। खैर, मैं नाम और डिटेल्स में सेंसिटिव हो जाता है, नहीं जाना चाहूँगा। पर इन सब लोगों ने मिलकर इन बच्चों को टेररिस्ट बनाया है, और इन सब लोगों को मिलकर या बारी बारी इस बात का जवाब देना पड़ेगा। यह एक इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ में, और यहाँ से बच गए इस मालिक की कोर्ट में, वहाँ से बचकर कोई नहीं गया। तो ये थी मेरी नज़र में कि जवान, नौजवान, बच्चे, छोटे ये टेररिस्ट बनते क्यों हैं। कई सवाल आए थे मेरे पिछले आपके इंटरव्यू के बाद, और कुछ लोगों ने भी पूछा। बहुत अच्छा है आपने आज ये मुद्दा उठाया। तो ये है तफसील, इनको अच्छे भले मासूम बच्चों को रॉन्ग मोटिवेशन, इल मोटिवेशन से दहशतगर्द बनाने की। कर्नल साहब, टीवी न्यूज़ लाइन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।